हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किए थे। ऑलरेडी एक लेक्चर हो गया है। तो ये एटॉमिक फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के ऊपर। तो इस लेक्चर को और अच्छे से समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले वो वाला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो है वो आप लोग पहले देखिए, देन ये लेक्चर देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आज का जो पार्ट हम लोग करेंगे वो होगा लीनियर डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल। ठीक है, लीनियर डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें देखो लीनियर डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल क्या होता है, मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे ना, रिजिड रोटेटर। ठीक है, तो इसमें लीनियर डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल में क्या होता है ना, दोनों एटम के बीच में जो दो एटम होगा, जैसे मान लो ये दो एटम्स है, ये दोनों एटम्स है, ये और ये। ठीक है, दोनों एटम कनेक्टेड होगा बाय अ फिक्स्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये मान लो एटम ए है और ये मान लो बी है, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा, मतलब जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम्स डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रोटेशन। मतलब जब दोनों एटम्स का मान लो इस एक्सिस के अराउंड जब रोटेशन होगा, ऐसे करके जब रोटेशन होगा, तब जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू एटम्स डस नॉट चेंज। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। देखो नेक्स्ट देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो जो दो एटम्स है, एटम ए एंड एटम बी, तो दोनों एटम का मास जो है मान लेते हैं m1 एटम ए का, और एटम बी का मास मान लेते हैं m2। और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो मान लेते हैं r है। ठीक है, m1 m2 एंड द सेपरेशन जो है वो r है। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हो गया। सेंटर ऑफ मास ओ लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास से जो मास m1 का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r1 है। ठीक है, कितना है, r1। और सेंटर ऑफ मास से जो m2 का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं r2। और m1 एंड m2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल r है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कंडीशन, तो हमें पता है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 r1 इक्वल टू m2 इंटू r2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कंडीशन से जो m1 और r1 का जो प्रोडक्ट है वो m2 और r2 प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा। देन इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे r1 प्लस r2 का जो एडिशन है वो r के साथ इक्वल होगा। ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। दिस इज इक्वेशन 1 ले लो और इक्वेशन 2। अच्छा, दोनों को सॉल्व करते हैं। चलो पहले इक्वेशन 2 से r2 निकाल लो, तो r2 को क्या लिख सकते हैं, r माइनस r1। अभी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे,
तो M1 R1 इक्वल टू M2, R2 की जगह क्या लिखेंगे, R माइनस R1। देन इसके बाद लिख सकते हैं M1 R1 इक्वल टू M2 R माइनस M2 R1। ठीक है, देन इसके बाद M2 R1 को लेफ्ट साइड पे लेके आओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो M1 R1 प्लस M2 R1 इक्वल टू M2 R। तो यहाँ से R1 को कॉमन लो, क्या मिलेगा, M1 प्लस M2 इक्वल टू M2 R। देन R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M2 R बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो हमें M1 का R1 का वैल्यू हमें मिल गया। अच्छा, सिमिलर वे में R2 का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो R2 निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे कि यहाँ से R1 निकालना है, तो R1 को क्या लिख सकते हो, R माइनस R2, और R माइनस R2 को आप लोग इक्वेशन 1 पे पुट करो, ठीक है, R1 की जगह, और इसको सॉल्व करके आप लोग R2 निकाल सकते हो। तो यहाँ से R2 का जो वैल्यू आएगा वो हम लिख दे रहे हैं, तो आप लोग ये निकाल लेना, ठीक है। सिमिलर वैसे ही होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे M1R बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा मॉलिक्यूल था, ठीक है, ये M1 M2 था, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये डिस्टेंस A, डिस्टेंस B, और ये O, इससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस R1, और यहाँ पे R2 डिस्टेंस था। ठीक है, अभी देखो, तो फिर इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। ठीक है, मतलब जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास से देखो एक एक्सिस मान लो पास हो रहा है, ठीक है, अगर ये इस एक्सिस के अलोंग अगर ये रोटेट करेगा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होना चाहिए, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, जो R1 एंड R2 का जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, M1 लिखो यहाँ पे R1 स्क्वायर, तो R1 का वैल्यू क्या आया था, M2R बाई M1 प्लस M2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे, प्लस M2, यहाँ पे R2 का वैल्यू क्या होगा, M1R बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो दोनों में M1 बाई M, तो इसको पहले देखो M1 M2 स्क्वायर R स्क्वायर बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, प्लस M2 M1 स्क्वायर R स्क्वायर M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग ऊपर देखो क्या कॉमन जा रहा है, दोनों में R स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी R स्क्वायर कॉमन जाएगा, और दोनों में M1 M2 कॉमन लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं M1 M2 R स्क्वायर, और नीचे तो M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर ये है, तो कॉमन, तो ऊपर क्या बचेगा, M2 प्लस M1 बचेगा। ठीक है, कॉमन लेने के बाद, तो ऊपर देखो नीचे M1 प्लस M2 होल स्क्वायर नीचे है, ऊपर M1 प्लस M2, तो इसके साथ एक कैंसिल होगा, तो हमें I का वैल्यू क्या मिलेगा, देयरफॉर I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M1
m2 बाई m1 प्लस m2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको म्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या है, म्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस म्यू इक्वल टू क्या है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2। इस म्यू को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है रिड्यूस्ड मास। ठीक है, इसको बोला जाता है रिड्यूस्ड मास। देखो इसके बाद करना है रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर एनर्जी। ठीक है, रिजिड रोटेटर का हमें एनर्जी फाइंड करना है, मतलब रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हम देखेंगे। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, देखो हम लोगों को पता है कि जो रोटेशनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 11 में कर चुके हो। ठीक है, तो रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, देखो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2i। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आई से मल्टीप्लाई किया। फिर देखो एल क्या होता है, एल का मतलब होता है आई ओमेगा, तो यहाँ पे एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। राइट, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आई ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको आई स्क्वायर इसकी जगह ऐसे लिख सकते हो, एल स्क्वायर बाई 2i। तो ये होता है रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, ऑफ रिजिड रोटेटर। तो इसके बाद देखो फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, जे प्लस वन, और यहाँ पे होगा एच कट रूट जे प्लस वन एच कट। तो यहाँ पे देखो एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, जे ब्रैकेट में जे प्लस वन, और यहाँ पे ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो एच कट का मतलब क्या था, एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये तो पता है। एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। देन सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जो रोटेशनल एनर्जी मिलेगा वो क्या होगा, जे प्लस वन एच कट स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 2i। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर्मूला। तो ये क्या है, ये है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे जे क्या है, जे है यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पे जे क्या है, जी को क्या बोलेंगे, रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देखो जे का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 1, ठीक है, 2, 3,
एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जे का वैल्यू होगा। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल का देखो बहुत सारा लेवल होता है, मतलब जैसे मान लो ये एक लेवल है, नीचे जो है इसमें एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक है, इसके बाद होगा जे इक्वल टू 1 आएगा, फिर आएगा जे इक्वल टू 2 एंड सो ऑन जे इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे है वो है जे इक्वल टू 0, फिर होगा जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2। ठीक है, और एक ऊपर होगा जे इक्वल टू 3, उसके ऊपर होगा जे इक्वल टू 4। ठीक है, तो ऐसे करके हमें बहुत सारा रोटेशनल एनर्जी लेवल मिलेगा। देखो इसके बाद हमें पढ़ना है जो रोटेशनल एनर्जी है उसको इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हमें पढ़ना है। देखो क्या है, एनर्जी हम पढ़ेंगे, जो रोटेशनल एनर्जी है उसको पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर के फॉर्म में। ठीक है, वेव नंबर के फॉर्म में पढ़ना है। तो हमें पता है जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एच न्यू होता है। ठीक है, इक्वल टू एच न्यू। तो एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 बाय लैम्डा होता है ना, यहाँ पे जो 1 बाय लैम्डा होता है इसको न्यू बार ऐसे लिख सकते हैं। इसको 1 अपॉन लैम्डा को बोला जाता है वेव नंबर। ठीक है, अगर 1 अपॉन लैम्डा को ऐसे रिप्लेस कर दो क्या मिलेगा, एच सी ऐसे। तो ई होगा ई जे। ठीक है, ये ई था। देयरफॉर जो वेव नंबर होगा वो ऐसे। तो रोटेशनल एनर्जी को अगर एच सी से अगर डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये याद रखना। तो एनर्जी को डिवाइड करना है, तो ई जे को देखो ई जे हमें क्या मिला था, ई जे इक्वल टू एच काट स्क्वायर बाई 2i, ब्रैकेट में मिला था जे इंटू जे प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे ठीक है, और इसको अगर वेव नंबर के टर्म में एनर्जी को अगर लिखना है तो वेव इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो इसको ठीक है वेव नंबर के टर्म में अगर लिखना है एनर्जी को, तो क्या करेंगे, जो एनर्जी है उसको एच सी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एच सी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद देखो क्या मिलेगा हमें, एच काट स्क्वायर बाय 2i एच सी जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे एच बार क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद ये क्या मिलेगा, देखो नीचे तो है एच काट स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो एच ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, राइट। और नीचे 2i एच सी है ऑलरेडी, 2i एच सी, और यहाँ पे है जे इंटू जे प्लस 1। तो यहाँ पे एक एच जो है वो कैंसिल होगा। तो उसके बाद देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो इफ जे मिला, क्या मिला यहाँ पे, एच बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी, राइट। और यहाँ पे जे इंटू जे प्लस 1 है। तो ये जो टर्म है इसको मान लेते बी। ठीक है, एक इसको न्यू कांस्टेंट ले लो बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हो बी जे
जे प्लस वन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया कि जो एनर्जी है उसको एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ठीक है, तो बी जे इंटू जे प्लस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप लोग याद रखो। ठीक है, तो एनर्जी लेवल को हमें क्या करना है, एच सी से डिवाइड करना है, तो जो एनर्जी मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर मिलेगा। तो यहाँ से एफ जे का वैल्यू निकालना है, तो एफ जे इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन होता है।